हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी करने में बहुत ही एग्रेसिव होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी आ ही गया है एलपी और टेक्नीशियन का। तो हम आपके लिए मैराथन बैच चला रहे हैं। ब्रह्मास्त्र जो है आज पब्लिकेशन का, इसके झा सर के द्वारा जो बनाया गया है। इसमें देखिए लिखा हुआ डायरेक्ट इसे पढ़ने के बाद PYQ यानी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन पूछने का जो संभावना है वो क्वेश्चन इसमें सारा करवा दिया जाएगा। ये जो है वीडियो नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें 50-50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर चला रहे हैं। और ये वीडियो आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ये, क्योंकि इसमें सभी बेहतरीन क्वेश्चन है और सभी लेवल वाइज इसमें क्वेश्चन करवा रहे हैं, देख सकते हैं। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो आएगा चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन जो था वो जल्दी मिल पाएगा। चलिए, इसमें लगभग 2 वीडियो अपलोड किया गया है जो 100 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया गया। आज हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन के बाद यानी कि 101 क्वेश्चन से इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, आप लोगों की यही रिक्वेस्ट है कि सभी ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है कि द्रव और गैस में ताप के अंतरण का मुख्यतः कारण होता है। तो द्रव और गैस में जो ताप का जो अंतर जो होता है उसे वह संवहन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो ये संवहन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। कुछ इसका इम्पोर्टेंट जो फैक्ट रहेगा वो देख लेंगे। संवहन की क्रिया कहाँ होता है, संवहन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी ले लें। तो देख सकते हैं कि तरल पदार्थों में जो संवहन ऊष्मा के अंतरण की एक क्या मुख्य विधि है। जो संवहन की क्रिया जो है तरल पदार्थ में होता है। संवहन द्वारा द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है और संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण का एक मुख्य विधि भी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि एक थर्मल फ्लास्क को भली प्रकार पॉलिश किया जाता है, ठीक है। तो उसको पॉलिश क्यों किया जाता है? क्योंकि उस पर जो सभी जो विकिरण जो होता है ना वह परावर्तित कर, जो पॉलिश किया हुआ जो पदार्थ जो रहता है उस पर जो विकिरण जो पड़ता है वो सभी क्या करता है? परावर्तित कर देता है, इसीलिए किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। सभी बाह्य विकिरण परावर्तित करने के लिए इसको पॉलिश किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? कोई वस्तु का तो जो ताप जो होता है किसका सूचक होता है? तो ताप जो होता है वह उसको जो एवरेज जो गतिज ऊर्जा जो होता है उस पर निर्भर करता है, यानी कि उसके अणुओं के गतिज ऊर्जा का होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। पूछा गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला क्या था? गतिज ऊर्जा वाला बराबर जो फॉर्मूला होता है 12mv² होता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसका ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या आता है? तो ऊर्जा का जो ऐसा मात्रा जो होता है वह जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव के शरीर का तापमान जो होता है वह कितना होता है? तो मानव का शरीर का तापमान जो है और जो फ़ारेनहाइट में यहाँ पे दिया हुआ है कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन सेल्सियस स्केल में कितना होता है? 37। तो सेल्सियस जो स्केल में जो होता है मानव शरीर का तापमान जो होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो केल्विन में जो पूछा जाएगा तो इसमें 273 जोड़ दीजिएगा, यानी कि 310 केल्विन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी झील की सतह का पानी, किसी झील के सतह का जो पानी जो होता है, पानी बस जमने ही वाला है, तो झील के अंधा स्थल में जल का तापमान क्या होता है? जैसे देखिए, आप लोग ये सुने होंगे कि जो झील जो होता है उसको सतह पर पानी जम जाता है, यानी कि बर्फ़ बन जाता है, फिर भी इसके अंदर जो मछलियाँ जो होता है वह क्या होता है? वह जिंदा रह जाती है। इसका कारण क्या होता है? तो झील के अंदर जो सतह का जो तापमान जो होता है ना हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसमें जो मछली जो होता है आराम से वह कंफर्टेबल रह सकता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। झील के पानी सतह पर ऊपर बर्फ़ जमने के बाद भी नीचे जो मछली होता है वह जिंदा रह जाती है, यानी कि उसके अंदर तापमान कितना रहता है? तो वह 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। इससे दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि बर्फ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन। तो क्यों मतलब क्यों जीवित रहता है? क्योंकि जल के तली पर
बर्फ़ नहीं जम पाता, यानी कि जो झील के जो तली जो होता है, यानी कि निचले जो सतह होता है वहाँ पे बर्फ़ नहीं जमता है। बर्फ़ सिर्फ ऊपर रहता है, नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान जो रहता है वो बना रहता है, जिससे कि मछलियाँ 4 डिग्री सेल्सियस पर जो रहता है वो आराम से वह रह सकती है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य वह ताप है जिस पर, तो परम शून्य तापमान का जो मान जो होता है ना, पहले ये भी याद रखिएगा, 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि परम शून्य तापमान सबसे न्यूनतम तापमान भी इसको माना जाता है। इतना डिग्री सेल्सियस के जाने के बाद कोई भी वस्तु का जो गति जो होता है ना, गति वह क्या होता है, रुक जाती है, यानी कि इसका आणविक गति होता है वह रुक जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काले वस्त्र के मुकाबले, काला जो वस्त्र जो होता है, काला वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होता है? जैसे काले वस्त्र पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा गर्मी लगता है, श्वेत वस्त्र जो होता है वह कम गर्मी लगता है, क्योंकि जो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि किरचॉफ का, कि जो जितना अच्छा अवशोषक होता है, किरचॉफ का जो नियम है वह उतना अच्छा उत्सर्जक भी होता है। तो ये सभी आने वाले उष्मा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, लेकिन श्वेत वस्त्र जो होता है वह सभी आने वाले उष्मा को अवशोषित नहीं करता, बाकी उसको परावर्तित करता है। इसीलिए देखते होंगे गर्मी में श्वेत वस्त्र पहनना बहुत ही अच्छा माना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी राइट हो जाएगा, कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है तो उसे वो परावर्तित कर देता है। जो भी हम अलग से जो अपना फैक्ट बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये अभी पहले ही बात बोले थे, देखिए यहाँ पर भी नियम आ गया कि अच्छे उत्सर्जक जो होता है वह अच्छे अवशोषक होता है। यह किसका नियम था, किरचॉफ का नियम है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न तापी इंजन, निम्न तापी इसी को बोला जाता है क्रायोजेनिक इंजन बोला जाता है। इसका प्रयोग जो होता है ना, जो रॉकेट वगैरह जो छोड़ा जाता है उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है उदरपातन। पहले उदरपातन क्या आता है पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद उसका एग्जाम्पल बताएंगे, सारा क्वेश्चन इसमें डील हो जाएगा। उदरपातन जो होता है जब कोई ठोस को, जब कोई ठोस ये क्या आता है द्रव में बदले, ये द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो ये क्या है, ये जो प्रक्रिया जो तो ठोस से गैस में बदलना है, ये उदरपातन कहलाता है, यानी किसी को सब्लिमेशन कहते हैं। और जैसे आप घर में पूजा वगैरह करते हो तो कपूर जलाते होंगे, तो कपूर क्या रहता है, ठोस अवस्था में रहता है, तो वह क्या द्रव अवस्था में जाता है, नहीं जाता, वो जलते जलते वो सीधे क्या आता है, धुआं निकलते हुए समाप्त हो जाता है। तो ये कपूर हो गया, तो इसका उदाहरण कौन सा, तो कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया और अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सभी क्या उदरपातन के उदाहरण है, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और कुछ देख लीजिए इसका क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या ऑप्शन में जो रहे पूरा जानकारी रहने के बाद बहुत ही अच्छा रहेगा। कपूर जो हो गया वो किसका उदाहरण है, तो उदरपातन का। आयोडीन हो गया, गंधक हो गया, नवसादर हो गया, NH4Cl, इसी को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। एंथ्रासीन हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, नेफ्थलीन हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, ये सभी क्या है, यह उसमें उदरपातन के उदाहरण है, सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं। चलिए अगला आता है। अगला है कि बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो बर्फ का जो गलनांक बिंदु जो होता है यह 273 केल्विन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए देखिएगा तो राइट हो जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब -273 डिग्री जो सेल्सियस जो होता है, -273 डिग्री या इसे परम शून्य तापमान बोलते हैं, या सबसे न्यूनतम तापमान इसी को बोलते हैं। जब इतना गति, जब कोई भी वस्तु का जो टेम्परेचर जो होता है -273 कर देंगे तो उसका जो आणविक गति होता है वह रुक जाती है। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, फिर एक बार रिपीट करवा दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे, 1 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी। देखिए 1 कैलोरी आप पढ़ेंगे कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.2 जूल होता है। ये सभी लोग पढ़े होंगे कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे किलो दिया हुआ है, तो किलो मतलब कितना होता है, किलो का मान होता है 10⁻³ होता है, इसमें गुना कर दीजिएगा 10⁻³ से तो हो जाएगा 4.2 गुना 10⁻³ हो जाएगा। तो ये देखिए ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4.2 गुना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किलो लगा हुआ है तो 4 यहाँ पे गुना कर देना है, 1 किलो बराबर होता है 10⁻³
चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि जिससे में आप लोग सभी दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते होंगे कि जब गर्मी दिन आता है तो उसमें क्या करते हैं, बालू नीचे रख देते हैं और घड़े घड़े में जो होता है पानी भर के भिंगा के रख देते हैं। उसमें क्या होता है, पानी ठंडा रहता है। तो क्यों ठंडा रहता है कि घड़े में जो होता है अनेक प्रकार के उसमें छिद्र पाया जाता है। तो छिद्र क्या करता है, वह वायु को अवशोषित करके वह वाष्पीकृत हो जाता है। इसके लिए उसी में जो पानी जो रहता है ना वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो देख सकते हैं कि घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित हो जाता है। इसी कारण जो तो उसमें जो पानी जो होता है वह ठंडा हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है। जैसे पहाड़ पर चोटी पर क्या होता है कि आप पहला ये जो कॉन्सेप्ट जानिए कि आप जब नीचे से जब ऊपर जाते हैं, ठीक है, जितना ऊंचाई आपका बढ़ता जाएगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटते जाता है। इसीलिए बोलता है कि पहाड़ी चोटियों पर खाना पकाने में बहुत ही अधिक समय लगता है क्योंकि वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वह कम हो जाता है। तो ये सभी बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग ये भी सुने होंगे कि पहाड़ पर जब चढ़ने लगता है तो कोई व्यक्ति का ब्लड से नाक से जो ब्लड आने लगता है, तो वो सब यही कारण होता है कि वायुमंडलीय दाब जो था वह कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर वो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। तो क्यों चिपक जाते हैं, तो बर्फ जो होता है ना, बर्फ से टकराएंगे तो इसमें क्या लगेगा, संजक बल लगेगा। दोनों को एक ही प्रकार के बल होता है। तो दाब जब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, वह घट जाता है, जिसके कारण वो आपस में चिपक जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ पर जो पानी जो होता है वह कितना पर उबलने लगता है, तो देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यहाँ पूछ रहा है क्या, पहाड़। तो हम अभी जस्ट ही बताए थे जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़िएगा तो आपका वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। यहाँ पर जो पहाड़ पर जो वह 100 डिग्री कम सेल्सियस पर ही पानी उबलने लगता है। यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ 100 डिग्री सेल्सियस से कम, यहाँ अधिक भी दिया हुआ है तो और 100 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ है। तो इन्हें कि डायरेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस मार के निकल जाना है, ये सब पर गौर करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जहाँ जो गलती आप कर सकते हैं ये भी बात इसमें बता देंगे, कहाँ पर आदमी को कन्फ्यूजन होता है। पानी का त्रिगुणांक बिंदु क्या आता है, तो पानी का जो त्रिगुणांक बिंदु जो होता है वह 273.16 केल्विन होता है। पानी का गलनांक बिंदु क्या था, 273.16 केल्विन होता है। इसी के ऊपर हम शून्य तापमान भी बोला जाता है। यहीं पे पानी क्या होता है कि ठोस अवस्था में रहेगा, बर्फ रहेगा, बर्फ से फिर फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाइएगा, द्रव में बदल जाएगा, और उसका टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो गैस में बदल जाएगा। यानी कि त्रिक बिंदु मतलब यही होता है ना, इसका अर्थ ये होता है कि वह तीनों अवस्था में वहाँ पे आपको प्राप्त मिल जाएगा। उसी को बोलते हैं त्रिगुणात्मक बिंदु बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, तो वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा का जो मान जो होता है 336 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। इस चैनल के माध्यम से जो है बहुत सारा सेट भी करवाया गया है, और अभी तो पटना में सेट अभी बंद है, जो इसके जहाँ सेंटर पर जो चलता था वहाँ पे जब स्टार्ट होगा सेट तो उसका भी डिस्कशन इसमें लेकर आएंगे साइंस का। इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि चैनल को वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ऑल बेल आइकन पर क्लिक करके जुड़ जाना है, ताकि जो भी वीडियो अभी डालेंगे साइंस का खास करके जो रेलवे के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा तो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो अशुद्धि के कारण कोई भी द्रव रहेगा उसमें जो अशुद्धि में रहेंगे उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, और तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसमें ताप युग्म का प्रयोग किया, तो कोई भी ऊष्मा ठीक उसको विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो उसमें ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। हाइड्रोमीटर क्या होता है, यह जल के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और वायु की आर्द्रता को मापने के लिए उसमें हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर जो है वह विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि ऊष्मा विकिरण की गति होती है। तो ऊष्मा जो विकिरण की जो गति जो होता है वह प्रकाश के क्या होता है, बराबर होता है। जो प्रकाश की जो गति जो होता है उसी के बराबर ऊष्मा के विकिरण की गति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ऊष्मा जो संचरण जो करता है वो किस माध्यम में, तो ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया, ये तीनों माध्यम में ऊष्मा का संचरण होता है साथ साथ में। और ये निर्वात में भी ऊष्मा का संचरण हो सकता है, क्योंकि ऊष्मा का संचरण होने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन सिर्फ ध्वनि जो होता है उसको गति के लिए माध्यम का आवश्यकता होता है, वह निर्वात में वो अपना गति नहीं कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड जो होता है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9। और जो बोलेगा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में मान निकालने के लिए, तब ये फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, यानी कि जल का घनत्व कितना तापमान पर सबसे अधिक होता है। तो आज जो सेल्सियस में जो पूछेंगे जल का घनत्व कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो फ़ारेनहाइट में जो फॉर्मूला भी जो बताए थे C/5 बराबर F माइनस 32/9, इस पर जो आप बैठाइएगा ना, सेल्सियस का मान 4 यहाँ पर बैठा दीजिए, तो एफ का जो मान जो आएगा वह 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 kg जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाता है। तो कोई भी जो तापमान जो है वह 30 डिग्री सेल्सियस है, उसको बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए तापमान जो होता है उसे 50 किलो कैलोरी तापमान कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला आता है Q बराबर MS थीटा। आप इस ऑप्शन पर बैठा के भी इसका मान निकाल सकते हैं। M का मान यहाँ पर बैठाइएगा 1000 ग्राम बैठा दीजिएगा, ठीक है। Q का मान इसमें 1 बैठा दीजिएगा, और यहाँ पर डिफरेंट कितना है 50 डिग्री, तो यहाँ पर 50 डिग्री, यहाँ पर 50 बैठा दीजिएगा। उसके बाद निकालिएगा तो 50 किलो कैलोरी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। यानी जो फार्मूला बताए हैं वो फार्मूला का यूज आराम से करके आप निकाल सकते हैं। और न्यूमेरिकल जो होता है वो खुद से प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको मजबूत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि 0 ग्राम सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। ये जो होता है 336 जूल का यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा दे रहे हैं, ज़्यादा बड़ा कोई सॉल्यूशन भी ना है। एक बर्फ है, ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस का द्रव्यमान 1 ग्राम है। फिर ये पानी है, इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका 1 ग्राम है। तो क्यू बराबर इसका फॉर्मूला आता है M और L होता है, ठीक है। तो यहाँ पे M का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 1 ग्राम दिया हुआ है। 80 डिग्री सेल्सियस करना है, तो यहाँ पर 80 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 कैलोरी हो जाएगा। और आप लोग पढ़े होंगे कि 1 कैलोरी का मान कितना होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। 4.2 से इसमें गुना करिएगा तो 336 जूल आ जाएगा। बस जो कॉन्सेप्ट बताएं उस पर लगाइए, आराम से निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 25 ग्राम बर्फ को और 60 डिग्री सेल्सियस पर 200 ग्राम पानी में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का तापमान कितना होगा। तो पहले यहाँ पे M1 और Q1 यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। M1 बराबर 25 डिग्री सेल्सियस और Q1 बराबर लिख दीजिएगा 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि I मतलब I लिखी जाए 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और M वाटर यानी कि पानी का जो द्रव्यमान हो गया 200 ग्राम और पानी का जो तापमान हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। ये लिख के फिर ये फार्मूला पे आप बैठा दीजिएगा। अब फार्मूला तो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसार गुणांक का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है वह 5x प्रति केल्विन है, तो इसका आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात करें। तो इसका पहले बताया था, इससे पहले वीडियो में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका अनुपात कितना था 1:2:3 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो दिया हुआ है यानी कि बीटा बटे अल्फा बराबर कितना दिया है 2/3 दिया हुआ है।
तो बीटा का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है। तो 5x बैठा दीजिएगा। गामा तो मान निकालना है हमको, आयतन गुणांक निकालना है, तो यानी कि y तो निकालना है। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2/3 कहाँ से आया है, इसका मान कितना होता है, 2 होता है गामा बीटा का। और गामा का मान कितना था, 3। 3 यहाँ बैठा दिए, तो y बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 7.5 आ जाएगा। यानी कि देख सकते हैं 7.5 x प्रति केल्विन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है। तो समुद्र के तल पर जो लहरें जो बनती है वह अनुदैर्घ्य तरंग के कारण बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। पूछेगा प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश जो होता है वह अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश जो होता है वह अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन अनुदैर्घ्य ध्वनि जो होता है ध्वनि जो होता है वह केवल अनुदैर्घ्य तरंग होता है। तो ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। पहले अल्ट्रासोनिक क्या होता है, अल्ट्रासोनिक पहले होता है पहला होता है, तो इसका मान हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ये 3 तरह का होता है, एक अल्ट्रासोनिक होता है, एक यानी कि एक पराश्रव्य होता है, एक श्रव्य होता है या एक श्रोणिक होता है। ये 3 तरह का जो भी एक होता है 20, एक होता है 20 हर्ट्ज से कम ही होगा, एक होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, एक 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो हम लोगों के लिए जो अफोर्डेबल जो है वह 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको पराश्रव्य बोलते हैं, पराश्रव्य तरंग बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कथन और कारक से है साइंस में कि 25 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत। तो वायु में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा, इसमें 3.46 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 0.61 होता है। ठीक है, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है तो 25 से गुना करेंगे, 25 से गुना करके फिर उसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 346 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही होगा। दूसरा नंबर कि अशुद्ध जल में ध्वनि की गति जो होता है वह 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, केवल बी सही है। ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 320 मीटर प्रति सेकंड होता है, 320 मीटर से प्रति सेकंड। यहाँ पे 300 आ रहा है, 32 दोनों जोड़ेंगे तो 662 आ जाएगा। यहाँ 346 दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रसार कितने डैश में देखता हूँ। तो ध्वनि का प्रसार सबसे अधिक में क्या होता है, ठोस में होता है। तो जब जो सबसे ज़्यादा ठोस रहेगा वो उसमें ध्वनि का प्रसार क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि इसका ठोस होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है। तो सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किस में होती है, तो जिसका आवृत्ति क्या होगा, सबसे कम होगा, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें देख सकते हैं कि ए जो होगा राइट हो जाएगा कि 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग जो होता है वह सबसे लंबी होगा। और सबसे कम किसका होगा, तो सब हो जाए सबसे कम इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है सबसे लंबी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है। तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि का जो गुंज जो रहता है वह 1/10 सेकंड तक रहता है। यानी कि इसको भागा देंगे तो 0.1 सेकंड आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए कोई भी अगर जो बोलता है तो वो कान पे जो उसका प्रभाव जो रहता है 1/10 सेकंड ही रहता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की आवृत्ति जो है भी तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल भी है, तो के बीच उसका संबंध क्या होगा। तो इसका जो तो भी बराबर इसका एक फॉर्मूला आता है एन लैम्डा आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तीनों में जो संबंध पूछेगा तो इसका फॉर्मूला क्या है, भी बराबर एन लैम्डा। भी हो गया वह चाल हो गया, एन जो हो गया तरंग आवृत्ति की संख्या हो गया, और लैम्डा जो हो गया तरंगदैर्घ्य हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है। इसमें सत्य कौन सा है, तो पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं कि पहला नंबर ऑप्शन कि एल्युमिनियम में ध्वनि की गति जो होता है वह 6220 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है।
एल्युमिनियम में जो ध्वनि की जो गति है तो वह 64 से 20 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया। दूसरा कि निकेल में ध्वनि की गति जो होता है वह 60-40 यानी कि 6040 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें केवल बी सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि जो जो हुआ निर्वात में कभी भी गमन नहीं करती। ये तो बात बताए ही थे कि ध्वनि को गमन करने के लिए यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने के लिए उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकता है। लेकिन जो प्रकाश जो होता है वह ध्वनि उसकी गति करने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होता है। अब प्रकाश जो होगा वह निर्वात में भी गमन कर सकता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि का चाल सबसे अधिक किसमें होता है तो वह ठोस में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश के तरंग के बारे में सही है। ध्वनि और प्रकाश के बारे में तो सारा चीज़ बता ही दिए हैं। अब चलिए आते हैं, थोड़ा इसका जूम आउट कर लेते हैं कौन सा इसमें सही है। तो पहला नंबर हो गया कि ध्वनि और प्रकाश। तो ध्वनि क्या होता है, यह अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ये बता ही दिए थे इससे पहले भी। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है, यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें डी में दिया हुआ है कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग जो होता है वह अनुप्रस्थ तरंग होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितना होती है। तो वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की जो गति जो होता है वह 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि इसका जो रेंज में दिया गया है वो मार सकते हैं, यानी कि इसका 331 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा, क्योंकि 332 नहीं दिया हुआ है। अब थोड़ा ध्यान से मारिएगा, सब में दिया हुआ है, यहाँ पर भी 331 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए कुछ और देख लेते हैं। इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि भाप के माध्यम में ध्वनि का वेग कितना होता है तो 405 मीटर प्रति सेकंड होता है। भाप में ध्वनि का वेग कितना होता है 405 मीटर सेकंड होता है। अल्कोहल के माध्यम में ध्वनि का वेग कितना होता है तो 12-13। अल्कोहल के माध्यम में ध्वनि का वेग कितना होता है 12-13 होता है। इस तरह याद रखिएगा। हाइड्रोजन में जो होता है वह 1269। हाइड्रोजन में कितना होता है 1269 होता है। पारा में ध्वनि की गति जो होता है वह 1450। पारा में ध्वनि की गति क्या होता है 1450 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। तो ये तो पहले भी बता सको, ध्वनि का जो गति जो होता है सबसे अधिक किसमें था, ठोस में था। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट है। जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे जो है ना क्वेश्चन में वही सब बात मिल जाएगा। तो आगे हम डायरेक्ट बता के निकल जाएंगे। चलिए अगला है कि ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य जो होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति का ऐसा मात्रा जो पूछेगा, आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, ये हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रा जो होता है वह हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है, उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। यानी कि जो हम ध्वनि बोलते हैं वो वापस जो सुनते हैं उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ध्वनि की तरंग दैर्ध्य जो है 50 हर्ट्ज है तो उसका आवर्त काल क्या होगा। तो आवर्त काल बराबर यानी कि टी बराबर जो होता है 1/n होता है। तो 1/n कितना आ जाएगा 50। तो इसको जब भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 0.02 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंगर डालकर रोकी हुई नाव की चाल से हिल रही है जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा जो हुआ 100 मीटर है, 100 मीटर अलग है। तो तरंग के ऊपरी सिरा का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो नाव के हिलने का आवृत्ति क्या होगा। तो नाव के हिलने का आवृत्ति क्या होगा, तो इसका कितना दिया हुआ 25 मीटर सेकंड। तो 25 अब बटे में इसका कितना दिया हुआ है 100 मीटर, यानी कि बटे 100 कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा 0.25 हर्ट्ज हो जाएगा। यानी कि नाव की आवृत्ति बराबर होता है तरंग के सिरा का वेग बटे तरंग की ऊपरी सिरा। था ऑप्शन में इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्रोत से 0.3 सेकंड में 40 लाख शिखर और 40 गर्त 40 शिखर और 40 गर्त बनते हैं। तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा। तो तरंग की जो तो कितना 40 शिखर 40 गर्त बनते हैं, तो दोनों तो बराबर दिया हुआ है। तो 40 यहाँ पे कितना सेकंड में बनता है, तो 3 सेकंड में बनता है। इसका आवृत्ति पूछ रहा है तो 0/3 हो जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 400। जब इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आएगा
1.33 133.33 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, जिसकी आवृत्ति जो है 80 हर्ट्ज 840 हर्ट्ज है और उसकी गति जो है 380 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका जो भी बराबर जो फॉर्मूला जो होता है एन लेमडा, इस पर बैठा कर आप निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, 0.45 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बादलों का रंग सफ़ेद होता है, किसके कारण से वह सफ़ेद दिखता है। तो बादल का रंग जो सफ़ेद, बादल का जो रंग सफ़ेद दिखता है वह प्रकाश के परिकर्णन के कारण सफ़ेद दिखता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ मिलती थी, या मुख्य फोकस अक्ष के समानांतर निकल जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो आज का इस लास्ट क्वेश्चन जो है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में ध्वनि को विभाजित कर सकता है। तो ये प्रिज्म के द्वारा ये विभाजित है। जब इसे करते हैं तो क्या होता है, 7 रंगों में ये विभाजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में 1 से 50 तक ये क्वेश्चन का डिस्कशन रहेगा। इससे पहले के वीडियो जो नहीं देखे हैं वो 2 वीडियो जरूर जा देखें। 50 क्वेश्चन का इसमें सीरीज चला रहे हैं 50-50 का, तो वो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर बताइएगा सोल्यूशन कैसा रहा। जय हिंद।